Welcome to the Maths Wizard classes. स्वागत है आपका मैथ्स विजार्ड क्लासेस में। वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के सारे फॉर्मूला का रिवीजन और साथ ही साथ सीखेंगे उनको एग्ज़ाम में अप्लाई करने का मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पे हमें जो करना है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे इसमें, क्योंकि जो एग्जाम में सीधा यूज़ होंगी। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके पास दो फैक्टर होते हैं, 1 और खुद। जैसे 2 का फैक्टर 1 and 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी वो 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी और एक्स्ट्रा नंबर से भी, जैसे 4, 6, 8, 9। को प्राइम नंबर कौन से होंगे हमारे पास, जिनका एचसीएफ, कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ फाइंड करने पे 1 आए सिर्फ, वो हमारे को प्राइम हो जाते हैं। और नोट करने वाली बात ये है कि 1 नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। अब करेंगे हम इसके फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास क्या, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, जिन दो नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं उनका प्रोडक्ट, और एचसीएम एंड एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आता है। नोट करने वाली बात यह है यहाँ पे कि एचसीएफ लेस देन होता है एलसीएम से हमेशा, और एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइड करता है एलसीएम को भी और उन दोनों नंबर्स को भी जिनसे इसको फाइंड किया है। इंपॉर्टेंट नोट्स में याद रखना है, जब आप प्रूव करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आए कि √2, √3, √5 प्रूव करना है कि हमारे पास या कोई भी नंबर के इरेशनल नंबर है, तो वहाँ पे अगर हमारे पास वो नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर p से डिवाइड हो जाता है, तो हम बोलेंगे वो नंबर खुद भी क्या होगा, p से डिवाइड होगा। और ये हमारे पास जो फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इजक्वल टू a इंटू बी, ये फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ होता है एलसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए। या फिर आपको एग्जाम में ये भी दे दिया जाता है कि आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, साथ में एलसीएम दे दिया, बोला है कि फाइंड करो एचसीएफ, या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दे रखा है, एक नंबर दे दिया, बोला है कि दूसरा नंबर फाइंड करो। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करेंगे एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पे। सबसे पहले हमारे पास डिग्री क्या होती है कि हमारे पास कोई वेरिएबल दे रखा है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो अगर हम बोलें तो डिग्री कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब आती है कि डिग्री के बिहाफ पे हम कैसे बताएंगे कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो अगर डिग्री 1 है हाईएस्ट, तो बोल देंगे लीनियर इक्वेशन है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। डिग्री 4 है, एक बार एग्जाम में पूछ रखा है डायरेक्टली आपसे केस स्टडी में, अगर हमारे पास डिग्री 4 होती है तो उसको हम क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या, कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल दे, जनरल इक्वेशन बोल दे पॉलिनोमियल के लिए। कंडीशन ये होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी आपको एमसीक्यूज में, कि इक्वेशन लिख के आ रखी है कि 2x² प्लस 5, कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो यस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास ऐसे दे दिया जाए सिंपल कि 2x प्लस 5, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास x² वेरिएबल ही नहीं है, इसका ना होने का मतलब क्या है कि जो ये x² के सामने a है ना वो 0 हो गया। अगर ये 0 हो जाता है तब हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, यही कंडीशन यहाँ पे लिखी है। अब रिलेशन क्या दे रखा है हमारे पास, जीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में। अगर हमें सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करना होता है, यानी हमने बोला कि अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज़ आए या रूट्स बोल सकते हैं, तो उनका सम निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a। -b यहाँ से निकलेगा और अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये हो जाएगा c/a। अब आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय जीरोज़, कि जीरोज़ की हेल्प से पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड किया जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली या तो दे दिया जाएगा एग्जाम के अंदर दो रूट्स,
बोल देंगे कि हमारे पास 2 एंड -3 या कोई भी दो नंबर्स दे करके कि हमारे पास जीरोज हैं या रूट्स हैं, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप सीधा इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे के, जहाँ पे के काम करता है कांस्टेंट का, कि हम बोले यहाँ पे के क्या होगा, एक कोई रियल कांस्टेंट होने वाला है, और अल्फा एंड बीटा दे के रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या फिर सीधा आपको सम ऑफ जीरोज दे देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देंगे, तब भी इसी फॉर्मूले में अप्लाई होगा। अब आती है आइडेंटिटी अल्फा एंड बीटा के लिए। जब दो आपको जीरोज दे के रखे, इसमें से ये तीनों में से कोई भी कंडीशन पूछ ली जाए, तब कैसे निकालेंगे आप। हमारे पास यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल होगा। एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये क्यों, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सीधा दे रखा कि सम ऑफ जीरोज दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया और बोला ये फाइंड करो, तो उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। एंड सेम अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ग्राफ से कैसे सोल्व की जाती है। मान लो आपके पास कोई ग्राफ दे रखा है बना करके, वहाँ आपको बोल दिया जाए कि ये बताना है कि इसके जीरोज कितने होंगे। तो ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं हमारे, वो डिपेंड करता है ग्राफ पे। एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सेम यहाँ पे भी वाई एक्स, वाई और एक्स एक्सिस वाली कंडीशन बन गई यहाँ पे। और दूसरी साइड क्या होता है, एक्स डैश, इसको नेगेटिव बोल देते हैं, नीचे क्या आता है वाई डैश जो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमसे कि ग्राफ में लिख दिया जाएगा, ग्राफ में बना दिया जाएगा कि जैसे बना रखा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो कर्व जो बन रखा है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है 2, तो इसके कितने रूट्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और जैसे यहाँ पे भी कितनी बार कट करके गया ये 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोज आ गए 3। यहाँ पे देखो तो कितनी बार किया एक्स पे कट, एक्स एक्सिस पे एक बार भी नहीं किया, तो इसके जीरोज कितने आएंगे, 0 ही आएंगे, क्योंकि कट ही नहीं किया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी बार कट किया है, तो 1 टाइम्स, तो इसके कितने हो जाएंगे 1। अब इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, यह आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। एक बार इनका भी ऊपर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ हो जाती हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्मूले पे। अगर बात करें हम इसमें इसके जनरल फॉर्मूले की, अभी आपको याद, हमने चैप्टर 2 के फॉर्मूलेज में सबसे पहले देखा था कि अगर हमारे पास इक्वेशंस में हाईएस्ट डिग्री 1 आ जाए, तो अगर हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशंस होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 ही दिख रही है और वेरिएबल 2 है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या आता है इसमें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस आएंगे तो सीधा इसी से बनेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये 2 इक्वेशन इस टाइप से बनेंगी आपके पास एग्जाम में, सीधा पूछा जाता है कि किस टाइप की होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट, पैरेलल, या यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर आप कंपेयर करें दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से अपनी एग्जाम में गिवन इक्वेशन की, तो a1/a2 नोट इक्वल हो जाए b1/b2 के, तो बोल दोगे सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और ग्राफ पे नेचर क्या होगा उन दोनों लाइंस का, कि वो लाइन इंटरसेक्ट करके जाएगी, कुछ इस टाइप से होंगी। दूसरा आता है कि अगर ये तीनों a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इक्वल आ जाए, इक्वल आएंगे तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन और नेचर, उसका नेचर क्या होगा, ग्राफ का क्या बनेगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो मतलब हर पॉइंट्स पे
बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसलिए बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में ही क्या मिलते हैं, सॉल्यूशन, इसलिए बुलाते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ध्यान रखना कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जो सॉल्यूशन देंगी, चाहे वो एक दें या मैनी दें। थर्ड आता है और स्पेशल भी है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म C1/C2। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन देने का रीज़न है, जब ग्राफ पे इनको ड्रॉ किया जाता है वैल्यू फाइंड करके तो पैरेलल बन जाती हैं। जब पैरेलल है कभी मिलेंगी नहीं, जब कभी मिलेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन देखे भी नहीं जाएंगी, इसलिए इसको बुलाते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो रिमेंबर रखनी है तीनों की तीनों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सारी कंडीशन इनसे कंपेयर करनी है एग्जाम में। अब बात करेंगे इनके सॉल्विंग मेथड की। तो 3 मेथड पढ़े हैं आपने यहाँ पे, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो एग्जाम देने से पहले तीनों मेथड पे एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो अगर बात करें हम इसके जनरल फॉर्मूले की, चैप्टर 2 में अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था, वहाँ पे अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाए उसी को क्या बुलाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये भी हमारे चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यह जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c वेयर कंडीशन इज दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब x² जो वेरिएबल होता है इसका कॉफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो जनरल फॉर्मूला वो हमारी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब इसके सॉल्विंग मेथड क्या होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड के नाम से जानते हैं। मतलब बीच में लिखे हुए नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके तो ये आना चाहिए कि जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। अगला आता है जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट में आता है b² - 4ac अपॉन 2a। इस b² - 4ac इसी को बुलाते हैं हम d। ये काफ़ी बड़े काम की चीज़ है। कैसे, नेचर ऑफ फ्रूट्स या नेचर ऑफ जीरोस बोल दें, ये फाइंड इसी की हेल्प से होता है। याद रखना एग्जाम में कि जो d होता है जो इक्वल होता है b² - 4ac के, जिसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, यही डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ फ्रूट क्या होने वाला है। कैसे, अगर d लेस देन हुआ 0, d ग्रेटर देन हुआ 0, d इक्वल हुआ 0 के, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, कि कोई भी रूट्स रियल नहीं होगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि कैसे रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको अभी समझेंगे। d ग्रेटर देन 0 होगा हमारे पास, तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो मिलेंगे हमें यूनिक, यानी 2 वैल्यू निकल के आएंगी, दोनों अलग अलग होंगी। हो सकता है दोनों प्लस में, हो सकता है दोनों माइनस में हो, या एक प्लस एक माइनस हो जाए। d इक्वल टू 0 है तो बोल देंगे जो रूट्स होंगी वो रियल होंगे एंड दोनों सेम होंगे, इक्वल वैल्यू आएगी, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि d लेस देन 0 होने पे नो रियल रूट्स है, क्योंकि d होता है b² - 4ac के। जब इसको रूट में रखेंगे इसकी वैल्यू की तो नेगेटिव हो जाएगी। रूट के अंदर लिखे हुए नेगेटिव नंबर्स को हम क्या बुलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। यानी ये कैसे होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। इसके फॉर्मूले में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, AP की a, a + d, a + 2d, a + 3d ऐसे चलती रहेगी। a होती है फर्स्ट टर्म एंड a जो हमारे पास d होता है उसको बुलाते हैं हम कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म्स के लिए, nth टर्म फाइंड करने के लिए an इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। d कॉमन डिफरेंस है, a फर्स्ट टर्म है। Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म, कैसे निकालते हैं, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d। अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट टर्म दे दी जाए और लास्ट टर्म यानी an बोल दो या l बोल दो, मतलब लास्ट टर्म दे दे एग्जाम में और फर्स्ट टर्म दे दे, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ nth टर्म्स के लिए n/2 इन ब्रैकेट a + l। और इम्पोर्टेंट है कि ये ध्यान रखना है एग्जाम में सीधा कि an इक्वल होता है Sn - 1 के। इसका मतलब समझ लेते हैं सीधा। an मतलब अगर सपोज करो हमें a1 निकालना है और आपको S1 की जो वैल्यू दे रखी है, या फिर a2 निकालना है, जो a2 से देखते हैं, a2 निकालना है और आपको
S2 की वैल्यू दे रखी है, तो S2 की वैल्यू को माइनस करना है, S2 -1 आएगा ना, यानी कि जगह 2 रखेंगे तो इसमें से, यानी कुछ ऐसे काम करता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो हमने कहा कि हमें कोई सीरीज दे रखी है इस टाइप से कि 2 4 6 8 कुछ इस तरीके से दे दी। अब मैं बोलूँ ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है ये, यहाँ से 4 - 2 करें, 6 - 4 करें तो डी कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म क्या है, 2, मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, वो भी 2 ही होगा, यानी S1 और A1 हमेशा क्या होता है, सेम होता है। दूसरा अगर मैं बोलूँ फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा, तो क्या बोलोगे 2 + 4 6 ही आ जाएगा, यानी S2 कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो इसका यूज़ कैसे करते हैं इस फॉर्मूले में। हमने बोल दिया कि फाइंड करो, सीधा आपको दे रखा है एग्जाम में, S1 दिया है 2 एंड S2 दिया है 6, बोला है A2 फाइंड करो, तो कैसे करेंगे, A2 = माइनस करेंगे किसको, S2 माइनस S1, तो कितना आएगा A2 की वैल्यू, 4 आ जाएगी। यही यहाँ पे दे रखी है, तो इसको एग्जाम में ऐसे यूज़ करना है। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इसके फॉर्मूले देखेंगे। इसके फॉर्मूले पे जाने से पहले इसमें हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट की एंड सिमिलर की। अब इसका काम क्या है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इसके MCQs में कि रीज़न वहाँ पे बताना था कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही है। तो जब तक आपको ये कन्फर्म श्योरिटी नहीं होगी कि सिमिलरिटी क्या होती है एंड कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, तब तक आप उनका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे पास वो होंगी जो दिखने में भी सेम होंगी और उनकी साइज भी सेम होगा। जैसे मैंने कहा 2 सर्कल है, दोनों की रेडियस 5 सेंटीमीटर की है या दोनों की रेडियस 6 सेंटीमीटर की है, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। सिमिलर क्या होती है कि शेप तो सेम होती है लेकिन साइज अलग हो जाता है, जैसे 2 सर्कल बनाए बट डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे कि हम इनकी वैल्यू कैसे, मतलब कैसे शो करेंगे एग्जाम में, क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलरिटी शो करने के लिए। तो एक तो होता है हमारे पास ए यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया बोल दें या एंगल एंगल क्राइटेरिया बोल दें। एक होता है साइड 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 क्राइटेरिया, एक होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें, इसके मतलब क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो बोलेंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होती है रेशियो में, यानी प्रोपोर्शनल शो करती है। वो ऐसे जैसे मैंने कहा ट्रायंगल बन गया, एक दूसरा ट्रायंगल ये रहा हमारे पास, इसकी वैल्यू ABC, ये है DEF। अगर ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होने वाली है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएंगी कि A/D हो जाएगा, C/F हो जाएगा, B/ये E हो जाएगा। अब ध्यान रखना है एग्जाम में कि इसकी इम्पोर्टेंट जो थ्योरम्स हैं वो 2 इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये BPT, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बुलाते हैं या थेल्स के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का करके जाना आप। दूसरा है कन्वर्स ऑफ BPT, इसी का अपोजिट होता है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले देखते हैं। इसके कुछ कंसेप्ट से सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाने से पहले आपने अच्छे से पढ़ा होगा ग्राफ में कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। अगर हम बोल दें कि हमारे पास ऊपर y एक्सिस, ये x एक्सिस, साइड में होता है लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्सिस एंड नीचे आता है हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस। इसमें क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में वैल्यू आती है प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस। ऑर्डर पेयर क्या होता है हमारे पास इसके लिए, x, y, इसको बुलाते हैं हमें, हमारे पास ये क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें जो x की वैल्यू होती है उसको बुलाते हैं अब्सिसा एंड y की वैल्यू को बुलाते हैं ऑर्डिनेट। ग्राफ में आपके पास क्वेश्चन में जब भी लिखा होगा पॉइंट ऑन x एक्सिस, ध्यान रखना x की वैल्यू कुछ होगी बट y 0 हो जाएगा। जब लिखा होगा पॉइंट ऑन y एक्सिस तो तभी याद रखना कि y की वैल्यू कुछ गिवन होगी बट x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की निकालने के लिए क्या होता है, D रूट में लिखते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ध्यान रखना D की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कैसे यूज़ होता है, हमने कहा कि हमारे पास कोई लाइन है जिसमें एक पॉइंट है A एंड B, A की वैल्यू x1 y1 एंड B की वैल्यू x2 y2 है एंड P पॉइंट्स इसको डिवाइड करता है 2 अलग अलग रेशियो में, M/N, और P की वैल्यू है x, y। तो
अब आपसे एग्ज़ाम में या तो वो P पॉइंट्स की वैल्यू निकलवाता है, या फिर A पॉइंट्स की निकलवाएगा, या फिर B की निकलवाएगा, और कभी कभी रेशियो भी निकलवा देता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें P पॉइंट की वैल्यू निकालनी होती है सेक्शन फॉर्मूले से, x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1। इनको हम कंसिडर कर लेंगे रेशियो को m1 रेशियो m2। तो हमारे पास कैसे देखिए रखता है कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा क्या हो जाता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ इसके अंदर ऐसे, ये x वाले की कंपेयर x से कर देंगे एंड y वाले की कंपेयर y से कर देंगे। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू होती है और ये y की होती है। अब है हमारे पास क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो ऐसी ग्राफ बना के दे रखा है, मतलब लाइन बना रखी है, ये ए वाली है, ये बी है, तो इसका मतलब जो पॉइंट पी है ना, अब इसको दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट करके जा रहा है। अगर इक्वल इक्वल वाले पार्ट्स में कट करके जा रहा है तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है m1x2 प्लस m2x1 वाला अपॉन m1 प्लस m2, तो वहाँ ध्यान रखना आप कि क्योंकि m1 और m2 दोनों क्या हो गए, 1 1 हो गए जब इक्वल में वो करके जा रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला बनता है सिंपल x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। दूसरा आता है हमारे पास क्या, कि आपके पास तीनों गिवन होंगे, ए के भी पॉइंट्स, बी के भी पॉइंट्स, पी जो इनको डिवाइड कर रहा होगा अलग अलग रेशियो में। बोल दिया जाता है यहाँ पे आपको सीधा कि आपको ये रेशियोज फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, इन रेशियोज को फाइंड करने के लिए कंसीडर कर लेते हैं, एक रेशियोज को तो मान लेंगे अपनी मर्जी से के, दूसरे को मान लेते हैं 1, कि हमने बोल दिया कि रेशियो फाइंड करो, एक को बोल दिया आपने के है, दूसरे को 1, तो सीधा पुट कर देते वही सेक्शन फॉर्मूले के अंदर, तो आंसर आता है। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर करना एनसीईआरटी से, जहाँ पे आपको रेशियोज निकालने के लिए बोल दिया जाता है। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ध्यान रखना है आपको कि हमने कहा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। जिसकी भी बात की जाएगी, जिस भी एंगल्स की, मैंने कहा फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं कि सी पे थीटा एंगल बना है, तो एंगल के सामने हमेशा क्या बना होता है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसकी दूसरी साइड बेस हो जाएगा। कभी अगर आपको थीटा इसको बोलने के लिए बोल दे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और इधर वाला ये बेस हो जाएगा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते ही हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इनको याद रखने का इस राइट एंगल ट्रायंगल पे बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस, एच क्या है, हाइपोटेन्यूस। इसको करते कैसे, अब सीधा आप इसका अप्लाई देखें। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये होता है साइन थीटा के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये होता है कोस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन थीटा के लिए। क्योंकि रेशियोज ऑफ कन्वर्जन क्या बोलता है कि साइन थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल के, कोस थीटा सेक थीटा के रेसिप्रोकल के एंड टेन थीटा कोट थीटा के रेसिप्रोकल के। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर साइन थीटा के इक्वल है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक थीटा के। सेम हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस किसके इक्वल हो जाएगा इसके बिहाफ पे, सेक थीटा के। एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा इसके बिहाफ पे, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा के इक्वल। अब चल देखते हैं हम इसकी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होती हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सीधा सीधा यूज होंगी प्रूफ में। तो ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे अभी शायद 2024 या 2025 के बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था कुछ इस तरीके से कि साइन स्क्वायर 80 या 54 था, 54 प्लस, इसको एक बार कुछ इस तरीके से पूछ रखा था कि साइन स्क्वायर 54 प्लस कोस स्क्वायर 54। अब आप सोचिए हमें तो वैल्यू ही नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, तो नॉर्मल सी बात है दोनों के एंगल सेम है तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब क्या याद रखना है, अगर आपको एक फॉर्मूला भी याद है ना, एक आइडेंटिटी, तो आप दोनों इसी से निकाल देंगे, ये वाली भी और ये वाली भी। कैसे, अगर मैं इस ऊपर वाले में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूं तो साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ भी करूँगी, यहाँ पे भी करूँगी, साइन स्क्वायर से यहाँ पे भी, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, नीचे आएगा 1,
कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर हो जाता है, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर अभी देखा है कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर इसी इक्वेशन में हम कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन जाएगा, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा, एंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसकी टेबल। कुछ बच्चे इसको एग्जाम में रटते भी हैं, कुछ इसको समझ के भी जाते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि करना तो आपको ही एग्जाम में। तो आपको कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ। इनको ये कंसेप्ट बोल दें, ट्रिक बोल दें कि लिखते कैसे इसको। आपको सिर्फ इसमें एक ही लाइन याद करनी है, साइन थीटा की। और अगर आपको वो भी याद नहीं करना बन पाता तो सिंपल है, 0 के लिए हमेशा लिखना है √0/4। इसको लिखते हैं हम नेक्स्ट वाले को 1/4, अगले वाले को 2/4, नेक्स्ट को 3/4, और सबके ऊपर रूट चढ़ा देना 4/4। यानी नीचे 4 तो सेम ही है, रूट सेम है, 0 1 2 3 4 ये चल गया। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से इसको सोल्व करूँ तो कितना बनेगा 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 0 आ जाएगी साइन 0 की वैल्यू। इसको रूट में से बाहर निकालूँ 1/4 को तो कितना आएगा 1/2। जब इसको सोल्व करूँगी √2/4 को तो क्या आएगा 1/√2। ये कितना बनेगा √3/2, और ये √4 रूट में कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। साइन के जस्ट अपोजिट चलेंगी कोस की वैल्यू। ये कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1, जस्ट अपोजिट लिख देना है। दूसरी साइड क्या लिखेंगे √3/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। आपको ध्यान रखना है, साइन में वैल्यू इधर की तरफ 0 से 90 की तरफ इंक्रीज होती है, एंड कोस में 0 से 90 की तरफ वैल्यू डिक्रीज होती है। और अभी हमने रेशियोज पढ़े थे, तो क्या करेंगे जस्ट अपोजिट करते चले जाएंगे। साइन अपॉन कोस क्या बनता है हमारे पास, ध्यान रखना है, साइन अपॉन कोस इक्वल होता है tan के। तो साइन की वैल्यू हमें याद थी तो कोस की उल्टी लिख दी, और साइन अपॉन कोस करेंगे तो कितना निकल के आएगा tan निकल के आएगा। तो 0/1 करेंगे 0, 1/2 अपॉन में √3/2 करेंगे 1/√3, ये दोनों एक दूसरे के अपॉन में करेंगे 1, ये दोनों एक दूसरे के अपॉन में करेंगे √3, एंड 1/0 नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। कोट थीटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा tan के, तो ये क्या हो जाएगा इधर इन्फिनिटी, इधर क्या आएगा √3, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी इधर आ जाएगी, एंड ये कितना बन जाएगा हमारे पास 0। सेक थीटा क्या होता है 1/कोस के, यानी कोस का रेसिप्रोकल कर दो सेक की वैल्यू मिलेगी। तो ये कितनी है 1, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा 2/√3, 1/√2 का करेंगे तो √2, 1/2 का करेंगे तो 2, एंड 0 का करेंगे तो इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा की निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो सेक थीटा का इधर उल्टा करते चले जाएंगे, या साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब हम साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो जब इसको हम 1/0 लिखेंगे तो कितना आएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कितनी आएगी 2, ये कितनी हो जाएगी √2, ये कितनी होगी 2/√3, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास नेक्स्ट 0 डिग्री। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप एग्जाम में बस इस एक को याद कर जाना, ये भी याद नहीं बन पा रहा तो इसको याद कर देना, उसी के भी हाफ पे बना लेना। साइन की लिखी बस उल्टा कर दिया, देख उल्टा कैसे किया इसको, ये यहाँ पे 0 है तो इधर 0 लिख दिया, ये 1/2 तो इधर लिख दिया, ये सेम ही रहा √3/2 ये इधर आ गया, और ये वाली वैल्यू इधर आ गया सेम। अब tan में क्या किया है साइन अपॉन कोस किया तो ये मिला, ये वाला अपॉन किया तो ये अपॉन किया तो ये अपॉन किया तो ये, और 1/0 अपॉन करेंगे तो नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। tan थीटा का रेसिप्रोकल किया तो इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ऐसे चल रही है, कोट थीटा की कैसे हो जाएगी, इधर से लिखना शुरू कर देंगे, ये 0 इधर आएगा, फिर उसके बाद 1/√3 इधर, 1 इधर, √3 इधर, और ये इन्फिनिटी इधर चला गया। अब 1/कोस को क्या लिखते हैं सेक, तो ये इनको ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे 1/साइन को क्या लिखते हैं कोसेक, तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास ऐसे आ जाएंगी। अब हमारे पास अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें ऐसे कुछ फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, बस एक कंसेप्ट आता है, उसको देख लेते हैं। हमने कहा कि आप ऑब्जर्वर हैं, या आपकी आइज़ रखी हैं, इसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर किया, तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे
और हमने कहा एंगल थीटा बन रहा है, तो वो एंगल बनेगा एलिवेशन, मतलब एलिवेट हो रही है, कोई चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जब आपकी आंखें यही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यही है, लेकिन अब आपकी आंखों से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, तो इसको बुलाएंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी आपको करने का तरीका कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करते हैं। अब है हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं हम सेकेंड क्या होता है हमारे पास कि सर्कल के जो पेट को काट के निकल जाए, मतलब जो सर्कल को क्रॉस करके चली जाए ना, उस लाइन को सेकेंड कहते हैं। जैसे सेकेंड है हमारे पास। टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे, उसको क्या बुलाएंगे? टेंजेंट बुलाएंगे। एक बात इसमें ध्यान रखना कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटीरियर हमने कोई एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया PA एंड PB, तो वो दोनों टेंजेंट सेम लेंथ की होगी। दूसरा इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम अभी, कि हमने कहा हमारे पास एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने O बोला। हमने कहा इस पे क्या बनी हुई है? एक टेंजेंट बनी हुई है। टेंजेंट एक पॉइंट पे कट करेगी, हम टच करेगी, हमने कहा P पे टच किया, तो टेंजेंट से उस पे सर्कल की रेडियस जब टेंजेंट पे आके मिलती है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, ये याद रखना। दूसरा कि ये सर्कल ही है हमारे पास, सर्कल इसका सेंटर O लिया, ये हमारे पास क्या है? कोड है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो कोड पे आके लाइन मिलेगी, ये भी क्या होगी? इसको दो परपेंडिकुलर, अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर मिलेगी और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के फॉर्मूले पे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं? सर्कल की में कि हमने कहा सर्कल की रेडियस r है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा 2πr एंड इसकी एरिया का फॉर्मूला होगा πr²। सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो क्या बना? ये हमारे पास सेमी सर्कल बना। तो सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस एंड पैरामीटर दोनों बदल जाती है। तो जब सर्कमफेरेंस पूछेगा तो सेमी सर्कल की तो सर्कल का हाफ कर देंगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले का, तो πr बनेगा। लेकिन जब आपको बोल दिया जाए सेमी सर्कल की पैरामीटर निकालनी है, तो क्या करेंगे? सेमी सर्कल का जो हमने सर्कमफेरेंस निकाली πr, उसमें ये 2r जोड़ देते हैं। 2r मतलब डायामीटर, ये रेडियस और ये रेडियस। दूसरा आता है इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या था? πr², तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? πr² का हाफ, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आता है हमारे पास माइनर सेक्टर के फॉर्मूले। तो सबसे पहले माइनर सेक्टर क्या देखते हैं कि क्या होता है। हमने कहा एक सर्कल है, सर्कल की दो रेडियस मिल करके जिस पोर्शन को बना रही है ना, ये हमारे पास इसमें जो नीचे बाउंड्री आती, ये पूरा कलर वाला पोर्शन तो क्या है? ये तो होता है हमारे पास सेक्टर पूरा का पूरा। लेकिन अगर हम माइनर सेक्टर में बात करें सिर्फ इस वाले पोर्शन की, ये वाला, ये बन जाएगा हमारे पास आर्क। ये आर्क का काम करती है माइनर सेक्टर की। जो पीछे पूरी येलो दिख रही है बा आपको, वो होती है मेजर सेक्टर की। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर क्या होती है? 2πr θ/360। थीटा यहाँ पे कोई एंगल बनेगा। पैरामीटर क्या होता है इसका माइनर सेक्टर का? कि वही इसका लेंथ निकालनी है आर्क की, उसमें दोनों रेडियस ऐड कर दी जाएगी। एंड एरिया क्या होता है माइनर सेक्टर का? 3πr² θ/360। ये माइनर सेक्टर ये है हमारे पास पूरा, ये अलग, इसका एरिया निकालना है। अगला आता है मेजर सेक्टर। बात करें अगर मेजर सेक्टर की, तो मेजर सेक्टर वाला हमारे पास कौन सा पोर्शन होने वाला है? तो अगर आप देखिए पीछे जितना ये वाला है, ये जितना पूरा वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सारा फिलहाल क्या है? मेजर सेक्टर है। इसकी सबसे पहले आती है लेंथ। अगर हम इसमें लेंथ करें ना मेजर सेक्टर की, तो ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ होगी, क्योंकि ये अंदर वाला एंगल हमारे पास कितना है? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, यही होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए 2πr 360 माइनस थीटा, यानी पीछे वाले की बात कर रहे हैं, अपॉन 360। पैरामीटर क्या निकलेगा मेजर सेक्टर का? कि वही सर्कल, उसकी लेंथ निकाली मेजर सेक्टर की, इसमें क्या कर दिया हमने? 2r, ये दोनों रेडियस भी ऐड कर दी। पैरामीटर का मतलब है पूरी रेडियस भी काउंट करनी होती है, ये सर्कमफेरेंस भी काउंट करनी होती है। एरिया क्या होता है मेजर सेक्टर का? कि πr², हम वहाँ थीटा लिखते थे खाली, यहाँ क्या जो है 360 माइनस θ/360। अब है हमारे पास माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है?
कि कोड और ये दो रेडियस मिलके जिस पोर्शन को बनाती हैं। तो ये जो वाइट वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको नीचे, ये तो है हमारे पास माइनर सेगमेंट, और ये बाकी पूरा पीछे का पोर्शन सारा ये क्या है, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एंड मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल में से अगर इसको हटा दे माइनर सेगमेंट वाले फॉर्मूले को, तो आ जाएगा हमारे पास मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर माइनस और माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला क्या निकाला था, ये। तो हमने इसको किया तो हमारे पास यहाँ से पूरा ये आ जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं, हमने कहा उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग है, तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो इसके फेस कितने होते हैं, एक इसकी छत होगी रूफ, एक फर्श होगा फ्लोर, 4 इसकी वॉल, तो 6 फेस हो जाएंगे। तो इसका एक होता है LS या CS से बुला दे, यानी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, या फिर 4 वॉल एरिया के नाम से भी जानते हैं इसको कि 4 वॉल का एरिया। तो क्या हो जाता है 2 × H इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। TS से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। डायगोनल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है तब अगर वो आपको बोल दे कि एक रूम है, क्यूबॉइड शेप का कोई बॉक्स है, कि उसका डायगोनल निकालना है सीधा सीधा, या इसके अंदर कुछ सबसे लॉन्गेस्ट रोड रखने की बात कर दे या कोई लॉन्गेस्ट डंडा रखने की बात कर दे, तो तब हम डायगोनल निकालते, क्योंकि किसी भी सबसे लंबी चीज़ को हम डायगोनल ही रख सकते हैं। तो ये हो जाता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इन रूट। अगला आता है हमारे पास क्यूब। क्यूब कब बन जाएगा कि अगर जिस रूम में आप बैठे हैं उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो जाए। तो इसका CS से या LS से, यानी कर्व सरफेस एरिया फिर लेटरल सरफेस एरिया, मतलब क्या हो जाएगा 4 वॉल्स का, यानी 4A स्क्वायर। TS से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड की मल्टीप्लाई यानी A क्यूब। डायगोनल क्या होता है √3A। अब दूसरा अगला हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होगा हमारे पास, CS से कैसे निकालते हैं इसकी बाउंड्री, यानी 2πRH। TS से टोटल सरफेस एरिया कैसे होता है 2πR ब्रैकेट में R + H। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² H। नेक्स्ट है हमारे पास कोन। कोन क्या होता है, जस्ट 1/3 होता है इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले क्या रखना कि हमने कहा ये कौन है हमारे पास, तो ये हाइट होगी, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये नीचे हमारे पास रेडियस है, तो सामने क्या होगी स्लैंट हाइट L। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस से निकालते हैं, L² = H² + R², यानी L क्या हो जाएगा रूट में H² + R² के इक्वल। तो इसको इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास यूज होता है डायरेक्टली। CS से कैसे निकलेगा कर्व सरफेस एरिया πRL। TS से टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा πR इन ब्रैकेट R + L। एंड वॉल्यूम क्या होता है 1/3 हो जाता है किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम के, 1/3 πR² H। अगला आता है हमारे पास स्फेयर। स्फेयर जैसे बॉल होती है, क्रिकेट बॉल हो गई, तो इसका CS से और TS से दोनों सेम होते हैं, वो जो होते हैं 4πR²। पेपर में MCQs में पूछा था 4 शेप्स दे करके 3D कि इसमें से कौन सी ऐसी 3D फिगर है जिसका CS से एंड TS से दोनों सेम होते हैं, तो आंसर स्फेयर था। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πR³। नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस्फेयर। उस बॉल को आपने बीच में से काट दिया, तो जैसे आपकी बाउल होता है खीर खाने वाली, कुछ ऐसी ही बन जाती है वो। तो इसका CS से क्या होता है 2πR², यानी इस वक्त सिर्फ बाउंड्री को, बाहर के आउटर सरफेस को ले रहे होते हैं। TS से क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, इस CS से में इस सर्कल वाले को भी जोड़ देते हैं, यानी πR² को, तो कितना बनेगा 3πR²। एंड वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है 2/3 πR³। यहाँ पे 4 नहीं 2 आएगा, 2/3 πR³। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिक्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मीन। यहाँ पे जो हम मीन निकालते हैं वो निकालते हैं ग्रुप डाटा के लिए। एक आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा अनग्रुप के लिए, मान लो नंबर रैंडमली दे रखे होते थे, मैंने कहा 4 नंबर दे रखे, तो कैसे निकालते थे, चारों को ऐड करेंगे, कितने नंबर है 4, नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे। ग्रुप डाटा के लिए कैसे निकालते, 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम में लिखा आएगा जिस मेथड से करना है तो उसी से करना है।
वरना आपको जो सबसे ईजी लगता है उससे करके आ जाना। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सम करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए क्या है, पूरी ग्रुप डाटा में से अपनी मर्जी से आप किसी को मीन मान लेते तो वो ए हो जाता है, और डी आई कैसे निकलता है, उस एक्स आई की जो टेबल होती है उसमें से ए माइनस करते चले जाएंगे तो डी आई आ जाएगा। नेक्स्ट होता है लास्ट मेथड मीन निकालने का, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई करते हैं एच से। ये यू आई क्या है हमारे पास, डी आई अपॉन एच, जो डी आई ऊपर निकल रहा था ना उसमें हम एच से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकल के आ जाता है। अगला आता है हमारे पास मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है कि पूरी गिवन डाटा में सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट हुआ है। तो अनग्रुप डाटा के लिए कैसे होता था, जैसे हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, मैंने कहा मेरे पास ये ऐसे कुछ नंबर दे दिए, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है, 3, कितनी बार हुआ है, 3 ही बार, तो ये 3 ही क्या हो जाएगा हमारे पास मोड। लेकिन ग्रुप डाटा में कैसे होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 f0 माइनस f2 इंटू एच। अब बात आती है कि यहाँ पे f1 f0 f2 ये सब है क्या, तो एल होती है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि F1 क्या होगा, तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। हमने कहा कि आपको कुछ टेबल बनी हुई दी होगी, यहाँ FI लिखा होगा, यहाँ क्लास इंटरवल लिख के रखते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस टाइप में। इस FI वाले टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा उसको मान लेंगे F1, उसके जस्ट ऊपर होता है F0 और F1 के नीचे होता है F2। ये तो सिंपल है F0 1 2 की फॉर्म में। इस F1 के सामने CI वाले टेबल में क्लास इंटरवल में जो 2 नंबर लिखे होते हैं ना, उसमें से जो सबसे कम होगा उसको बुलाते हैं हम लोअर लिमिट। यानी एल भी आ गया, F1 भी आ गया, F0 भी आ गया, F2। और एच क्या है, वो जो क्लास इंटरवल में नंबर लिख के रखते हैं ना 2, इन दोनों का डिफरेंस को क्या बुलाते हैं हम, एच बुलाते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट उस पे, मीडियन पे। मीडियन वैसे क्या होता था अनग्रुप डाटा के लिए, कि नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, उनमें जो सबसे बीच में बैठा हुआ नंबर होगा वही क्या होता था, मीडियन। लेकिन यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब बात आती है कि हमारे पास सी एफ है क्या, तो सी एफ होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एंड एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। यहाँ पे भी आपको ऐसे टेबल दे के रखता है वो क्लास इंटरवल की, फ्रीक्वेंसी की। इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप सी एफ बनाते हैं, पहले नंबर को एज इट इज, इस पहले नंबर में दूसरा नंबर, फिर अगला नंबर, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। तो जो टोटल नीचे आता है वो होता है एन। एन को डिवाइड करेंगे 2 से तो n/2 निकल के आ जाता है। फिर उसके बिहाफ पे हम देखते हैं यहाँ पे सी एफ, फिर यहाँ से एफ निकलेगा, उसी के बिहाफ पे आपके यहाँ से क्या निकल जाता है, एल निकल के आ जाता है, और एच भी ऐसे ही निकलेगा। 2 नंबर की जो क्लास इंटरवल होगा ना उनके गैप को, माइनस डिफरेंस को बोलेंगे एच। लास्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला, भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इतना ऐसे तो बोलेंगे नहीं, 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में हर साल लगभग देखने को ही मिल जाता है। सीधा है आपके पास मोड मीडियन मीन में से 2 में से कोई एक वैल्यू पूछता है। कभी कभी रिलेशंस भी निकालने के लिए बोल जाता है, जिसको मैंने अपनी वीडियो में कवर किया था, जहाँ हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे, तो आप उसको वहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर बार देखा ही गया है कि एग्जाम में आता है बोर्ड में। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार बोर्ड में सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछा था। तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको रट लेना है, रट लेना है मतलब बिल्कुल दिमाग में रट के जाना एग्जाम में इस वाले फॉर्मूले को भी। और ये चैप्टर जो है ना, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, आप इसका एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, केस स्टडी की फॉर्म में आए या नॉर्मल एमसीक्यूज की फॉर्म में आए या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 या 3 नंबर वाले फॉर्मेट में आए। इसलिए मीन मीडियन मोड इनकी तीनों की प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, एम्पेरिकल फॉर्मूला एकदम दिमाग में फीड कर लेना। अब चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, प्रोबेबिलिटी पे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। जब फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो निकालना होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी कंडीशंस ऊपर आती है, टोटल केस कितने होते हैं वो नीचे लिख के डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नो अपोजिट पूछता है तो ई बार से डिनोट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमेशा इक्वल होता है 1 की। नेक्स्ट आता है हमारे पास केसेस, देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बनाने के लिए। जैसे हमने कहा हमें एक कॉइन दे रखा है, तो एक कॉइन पे 2 ही फेस होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n।
अब 2 की पावर n क्यों बुलाते हैं? n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉइन्स। ऐसा क्योंकि 2 की पावर n लिखा है, क्योंकि फेस कितने हैं? 2, तो इसलिए हम लिख देते हैं 2 की पावर n। अगर हमारे पास कॉइन से कितना है? 1, तो 1 कॉइन के लिए 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही केस आएंगे, या तो होगा हेड या होगा टेल। कॉइन है 2, तो क्या करना है? 1 वाले को ही 2 बार लिख देना है, हेड टेल एंड हेड टेल, ऊपर नीचे से लिख देना है। एक बार ऊपर पूरे में हेड से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार नीचे में पूरे में टेल से। तो ये 2 के लिए केस आ जाएंगे। 2 की पावर 2 4 केस आए। 3 कॉइन के लिए कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो क्या करेंगे? 2 वाले केस को 2 बार रिपीट कर देंगे, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। यही दे रखा था हमें 2 वाले के लिए बना है। दोबारा फिर इसी को लिख देंगे नीचे, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। एक बार पूरे में ऊपर एच लिख देना है। पीछे लिख रहे हैं तो पीछे लिखेंगे, आगे लिख रहे हैं तो आगे। एक बार नीचे पूरे में टेल लिख देना है। तो ये क्या आगे इसके लिए पूरे केस आ जाएंगे। अगला देखते हैं हम इसी में डाइज के केस पे। डाइज के लिए भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है। यहाँ लिखते हैं हम 6 की पावर n। 6 की पावर n क्यों लिखते हैं? क्योंकि 6 फेस होते हैं डाइज में, और n क्या होता है? नंबर ऑफ डाइज। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डाइज है। अब हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमें बोला है कि एक डाइज है, तो 6 की पावर 1, यानी कितनी कंडीशन बनेगी? 6 ही। 1 2 3 4 5 6, यही तो नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बोल दे 2 डाइज है तो कितने केस बनेंगे? 6 की पावर 2 यानी 36। बोल दे 3 डाइज है तो कितने बनेंगे? 6 की पावर 3 यानी 216। अब 2 डाइज के लिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। हम क्या करेंगे? लिखेंगे 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। सेम नीचे के लिख देंगे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 3 1, फिर यहाँ पे 4 1, 5 1, 6 1। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। तो ऐसे ही करते हैं हम, इसको पूरे टेबल को लिख लेंगे कि 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। जैसे आपको बोल देगा कि 2 डाइज को एक साथ रोल किया गया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सेम नंबर आए दोनों डाइज पे, तो कितनी कंडीशन बनती है? 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर टोटल 6 बनी, ऊपर 6, नीचे कितना जाएंगे? टोटल नंबर्स कितने हैं? 6/36, यानी काट के 1/6 आंसर आ जाएगा। या फिर ये बोल देगा कि मोर देन 2 सम आए, तो सॉरी मोर देन 2 डाइज को हमने एक साथ रोल किया तो मोर देन 10 सम आए। मोर देन 10 सम कैसे आ सकता है? तो सबसे पहले हमें किस पे मिलेगा? जैसे यहाँ मिलेगा मोर देन 10 सम, 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 6, 11 हो जाए 12 हो जाएगा। तो ऐसे करके इनके ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये है हमारे पास कार्ड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड के ऊपर भी सीधा क्वेश्चन आता है, इसको एक बार अच्छे से आप देख के चले जाना। कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52। हाफ हाफ कर देंगे, 26 रेड होते हैं, 26 कितने होंगे? ब्लैक। अब रेड में आता है हार्ट, डायमंड, और ब्लैक में आता है स्पेड एंड क्लब। दूसरा ये होता है क्लब हमारे पास। दूसरा हमारे पास इनकी फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, तो जैसे सबसे पहले 26 रेड, 26 ब्लैक, फिर हार्ट 13, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब हो गए। फिर अब इनमें सब में एक एक किंग होगा, एक एक क्वीन होगी, एक एक जैक, एक एक एस। ध्यान रखना है कि शुरू के 3 किंग क्वीन जैक ये फेस कार्ड होते हैं, तो एक पूरे सेट के अंदर 13 में कितने फेस कार्ड हुए? 3। तो ऐसे 4 में कितने हो जाएंगे? टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं 12, यानी अगर टोटल फेस कार्ड की बात हो तो 12 हो जाएंगे। और एक में एक हार्ट, एक डायमंड, एक स्पेड वाले में कितने कितने होते हैं? 3। और टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं? सारे के सारे 52 डेक में 4 होते हैं। तो ये आपके पास कार्ड्स का ख़त्म हुआ। तो हमने इस तरीके से अपने सारे फॉर्मूलेज कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना।